Okay, so we'll start talking about amazing Ayodhya now. There were lots of things that one hears about Ayodhya, and most of the things that we hear about Ayodhya is in form of gossip. And why I say gossip is because nobody actually reads what is written about Ayodhya. वो इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, किसी ने वो कहा, किसी किताब में किसी ने कुछ लिख दिया, तो उल्टी पुल्टी बातें अयोध्या के बारे में। सोचा कि मैं एक टॉक रखती हूँ जिसपे मैं पूरा सच बताऊंगी जो वाल्मीकि ने कहा है, क्योंकि वाल्मीकि ही एक ऐसे ऋषि हैं जो राम जी के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी से हमारा मतलब है जो राम जी के ही समय में थे, और सीता जी उन्हीं के आश्रम में थी। तो जो सच जानता है वो सिर्फ वाल्मीकि ही है और कोई नहीं जानता है। इसीलिए मेरी है वो अमेजिंग अयोध्या वो वाल्मीकि जी के ही वर्णन पे निर्धारित है। Before I start, I would like to thank everybody who has helped me in this. I'd like to thank my Sanskrit teachers, and thank you to Valmiki, and who has brought to us the story of Sri Ram and Sita, and सारे साधु संतों को नम कहानी हमारे लिए जिंदा रखी है, और to all the teachers who have taught me Sanskrit. And इसके लिए जो मैंने सोर्सेज यूज किए हैं, वो काफी सारे सोर्सेज यूज किए हैं मैंने वाल्मीकि रामायण के लिए। स्पेसिफिकली गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है, वो IIT के की भी कुछ वाल्मीकि रामायण के उन्होंने अच्छे डिस्क्रिप्शन दिए थे, वो भी मैंने यूज किए हैं। और इनके जो वीडियोस वगैरह हैं वो जनरली CC फ्री है, मतलब कॉपीराइट फ्री वाले जो हैं वो यूज किए हैं फ्रॉम विकी एंड अदर साइट्स, एंड संस्कृत डॉक्यूमेंट्स वाल्मीकि रामायण। तो जो इसे देखना चाहता है या आगे पढ़ना चाहता है वो इसमें उसको आगे भी पढ़ सकते हैं, जाकर के खुद भी पढ़ सकते हैं। सो जब भी हम अयोध्या बात करते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ इमेज दैट वी कंज्योर ऑफ अयोध्या, हमारे दिमाग में क्या क्या उसके वर्णन आते हैं, और हम अयोध्या के बारे में कब सोचते हैं। पहली बात तो ये है। तो जनरली अयोध्या के बारे में बातें तब होती हैं जब दिवाली का समय होता है, जब राम सीता घर पे आए थे, या तो जब वो कोर्ट केस का मैटर था, और जो कोर्ट केस अभी हम लोगों ने जीता है, हिंदुओं ने जीता है, उन सारे लोगों को भी शत शत नमन। तो जनरली दिवाली पे हम इन कोर्ट केसेस वगैरह के या इन कोर्ट केसेस पे हम उनके बारे में ज्यादा जानते थे, और अयोध्या के बारे में तभी ज्यादातर बातें होती हैं या बातें उठती हैं कि अयोध्या कैसा था, क्या हुआ होगा, या जो भी हुआ था वहां पे कैसा था, उनके घर कैसे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो व्हाट इज द इमेज दैट वी कंज्योर ऑफ अयोध्या। तो जब भी हम अयोध्या के बारे में जो इमेजेस आती हैं, जो हमें मिलती हैं, या ज्यादातर जो लोगों के जहन में है, वो ये है कि पूरी अयोध्या नगरी को सजा रखा था दियों से, जब राम और सीता वापस आए थे। तो कुछ ऐसा है, ये असली अयोध्या की इमेज है जो दिवाली के समय आती है, और यही हमारे जहन में ये इमेज रहती है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑफ अयोध्या की पूरी सिटी को लाइट अप किया गया था। जैसे ये है, ये भी बहुत ही सुंदर एक दृश्य है। बट क्या सिर्फ अयोध्या इन्हीं सब में सीमित है? एंड द आंसर इज नो। अयोध्या इस सब से बहुत बढ़कर है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए उसका काफी डिटेल है वाल्मीकि रामायण में। As we worship, it is also important to understand, how life and times were in the Yug, how did they live, what was everything like. And this is what the purpose of Amazing Ayodhya is, so that we understand the knowledge of, Ram, Sita, Ayodhya, and shedding light on its design, its architecture, and its and other details to understand life in the Ramayanic era. And how I'm going to do that is I'm going to cover the following subjects in 6 parts. तो जब भी हम एक शहर की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि वो किसने बनाया होगा, वो कितना पुराना है, वो कहाँ पे है, उसका शेप या साइज क्या है, उसके प्लान्स एंड लेआउट क्या था, कैसा शेप था, उसके अंदर के घर कैसे थे,
उसकी स्ट्रीट्स कैसी थी, क्या था वहां पे। और जनरली हम जब पुराने जगहों की बात करते हैं, पुरानी सिटीज या कंट्रीज की बात करते हैं, तो उसमें वेपन्स जरूर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें भी मैंने एक छोटा सा दिया है वेपन्स का, जिसका वर्णन वाल्मीकि ने किया था। और हर एक सिटी में एनिमल्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल आल्सो, बट आई हैव एक्सक्लूडेड पीपल फ्रॉम दिस टॉक बिकॉज वो उसका वर्णन इतना लंबा है कि अगर वो करती हूँ तो वो उसका एक अलग ही चैप्टर है, ह्यूमंस ऑफ अयोध्या या पीपल ऑफ अयोध्या। तो इसमें मैंने इसको सिर्फ इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग एंड व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. So there are parts. So again, I'll repeat that. Part 1 is antiquity. The second part is location. The third part is plans and layouts. The fourth part is designer details. The fifth is weapons, and the sixth and the last part is the animals of Ayodhya. कौन से animals होते थे, pets कौन से थे उनके, etc. So when we come to the antiquity, the first thing is who established Ayodhya and when was it established? तो ये question हमेशा या पूछी जाती है, और लोगों को ज्यादातर इसके बारे में पता नहीं है। तो देखिए वाल्मीकि जी इसका क्या वर्णन देते हैं हमें। तो इस संस्कृत के श्लोक में ये लिखा है कि अयोध्या नाम की जो नगरी थी वो पूरे देश में, पूरे लोक में बहुत ही फेमस थी। और मनु ना मानव इंद्रेन, या पुरी निर्माता स्वयं, और मनु जो थे उन्होंने ही ये पुरी बनाई थी। तो अब क्वेश्चन इज कि अब मनु कौन थे। तो मनु जो थे वो मत्स्य अवतार में जब विष्णु जी आए थे मत्स्य बन करके, तो वो राजा मनु थे जिन्होंने पूरे and after the great deluge or after the flood is Manu. मनु जो है वो हमारे प्रथम माने गए हैं। एंड मनु जो है वो राम के ही वंश में आते हैं, एंड जैसे राम उनके वंश में आएंगे। एंड ये जो इमेज आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें मनु जो है मानवेंद्र, ये सप्तऋषि अपने साथ लेकर के वो जा रहे हैं उनको बचाने के लिए। And he had rescued all the species on earth from the great deluge, which had happened at the beginning of this Manvantara. And those who are familiar with the Abrahamic concepts of creation would have heard of Noah. And it was Noah who had saved all the people in his ark. And so अगर Abrahamic के equivalent अगर हम देखेंगे तो नोआ के equivalent हमारे मनु हुए। And like a title, like Indra is a title. And जो पहले मनु थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे स्वयं। ये वाले जो मनु हैं ये ब्रह्मा के पुत्र नहीं हैं, ये सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र हैं, इसीलिए इनका नाम विवस्वत मनु भी बोला गया है। और हर मनु जो मनु होते हैं वो हर एक मनवंतर के अंदर आते हैं। और इनका नाम श्रद्धादेव मनु भी है। और ये जो हमारा जो 7th कल्प चल रहा है, हिंदुओं का 7th कल्प चल रहा है, ये हमारे 7th मनु है प्रेजेंट कल्प के। एंड ही इज द प्रोजेनाइटर ऑफ ह्यूमंस, एंड दैट इज व्हाई हिज नेम इज मनु एंड सत्यव्रत। तो जैसे हम जब भी संकल्प मंत्र करते हैं हमारे धर्म में, या किसी भी पूजा के पहले हम संकल्प मंत्र बोलते हैं, तो जो संकल्प मंत्र होता है उसमें वैवस्वत मनवंतरे हम जरूर कहते हैं। वैवस्वत मनवंतरे जो है वो इन्हीं मनु का नाम है। वैवस्वत इनका नाम है क्योंकि ये विवस्वान के पुत्र हैं, और इन्हीं के मनवंतर को लेकर के इन्हीं के नाम से पूजा शुरू होती है। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा मनु के बगैर नहीं की जाती है। आज हमारे मेमोरी में शायद राम जी सबसे बड़े हैं, बट जब राम पैदा हुए थे दशरथ के जमाने में तब मनु सबसे बड़े थे, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट, एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड हिज रेफरेंस इन वाल्मीकि रामायण मेनी टाइम्स। एंड यहाँ तक कि भगवत गीता ने श्री कृष्ण ने भी भगवानुवाच भगवानुवाच जो है, जो श्री कृष्ण की जो खुद की बोली हुई बोली है, उसमें भगवत गीता में उन्होंने 4थे चैप्टर में अपना बोला है इमम विवस्वते योगम।
उन्होंने योग खुद सूर्यदेव को सिखाई थी। सूर्यदेव ने, वो विवस्वान ने मनु को बोला और मनु ने फिर अपने बेटे इक्ष्वाकु को बताया था। ये हमें श्री कृष्ण ने बोला है। एंड इंग्लिश इफ आई कैन ट्रांसलेट इज द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड आई imparted this imperishable yoga to Vivaswan. Vivaswan taught this to Manu and Manu transmitted this to Ikshvaku. So I am just saying this because Manu is the biggest for all humans on earth. मनु को बार बार इसमें दर्शाया गया, and there is a reason why Valmiki in the beginning talks only about Manu. And I'm just trying to say this again because it is very difficult to understand कि this will help you understand कि कब बना था अयोध्या, कैसे हुआ था. So you can imagine the first human technically on earth made Ayodhya. यहाँ तक कि उनकी कंपैरिजन दशरथ की कंपैरिजन और इक्ष्वाकु के साथ की गई है, जो खुद मनु के पुत्र हैं, और वो कहा गया है कि जो अयोध्या थी वो उसके जो नाथ थे, इक्ष्वाकु के नाथ थे, वो अयोध्या की भी वैसे ही रक्षा करते थे जैसे मनु जी किया करते थे. एंड ये अगेन वही एम्फेसिस है कि मनु ने खुद ही अयोध्या को बनाया था. सो दिस वाज मेड बाय मनु हिमसेल्फ, हु इज द फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड. एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, मनु के जो बच्चे होते हैं उन्हें मानव कहा जाता है. द प्रोजेनी इज ऑफ मनु इज कॉल्ड मानव. एंड इसी मानव शब्द से इंग्लिश शब्द मैन आया है. सो ही इज द किंग ऑफ ऑल ह्यूमंस और द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. देयर इज वेरी लिटिल यू कैन एक्सप्लेन. इतना ज्यादा उनके बारे में किया हुआ है. एंड आई हैव ओनली टेकन लिटिल बिट्स टू एक्सप्लेन कि वो कौन थे, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, और रामायण में इनकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है जिसलिए उनको मानवेंद्र बोला जा रहा है, किंग ऑफ गॉड्स बोला जा रहा है. ये डिक्शनरी से मैंने निकाला था. दिस इज जस्ट अ कॉपी फॉर एवरीबडी टू शेयर हाउ द वर्ड मनु हैज कम. एंड मनु से जब भी हम अगर संस्कृत में मनु के प्रोजनी को हम मानव कहते हैं, और धनु के दानव, यदु के यादव एंड रघु के राघव, इसीलिए बार बार श्री राम जी का नाम भी राघव बोला गया है. दिस इज जस्ट टू शो हाउ द एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड मैन हैज कम फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड मनु, जो हमारे एक देवता माने जाते हैं, और उन्होंने ही खुद अयोध्या की रचना की, अयोध्यापुरी की रचना की. Now the question is, when was Ayodhya established? We've established that it was created by Manu, and Ayodhya was established in Satyug itself. The reason Ayodhya is established in Satyug is because Manu is from Satyug. And beautifully, very beautifully in the Ramayana, the journey of Satyug, the journey from Satyug to Treta Yuga is stitched together. And Valmiki starts with the description of Ayodhya and the Ramayana itself. वाल्मीकि ने सबसे पहले मनु का वर्णन किया है, मनु ने अयोध्या बताई है, अयोध्या का वर्णन किया है, और फिर एंड भी मनु से ही किया है. And he, apart from Ayodhya, there's another item, and of course Lord Ram, there's another item that he stitches the whole story with. And take a guess on what that item is. And it's really interesting. And that item is a crown, and it is called a Kiritam crown. Kiritam Ratna Shobhitam. किरीट जो होता है वो एक प्रकार का क्राउन होता है, और ये क्राउन जो है ये मैंने इसलिए डाला है because this stitches the whole story together. And ये क्राउन जो है ये राम जी को दिया गया था when he became the king, जो लास्ट चैप्टर है उनके पट्टाभिषेक का. तो उसमें पूरा वर्णन है कि राम जी को जो क्राउन मिला था वो मनु का ही क्राउन बना था, जो खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था. एंड पूरी उनकी वंशज जो थी, जैसे मनु से इक्ष्वाकु से सगर, रघु, दशरथ, राम, तो ये क्राउन उनके हाथों से वापस ये नीचे आई है और राम जी को मिली है. ये राम जी हमारे लिए इतने एंशिएंट हैं, बट उस जमाने में ये लिखा गया था कि एक बहुत ही एंशिएंट क्राउन, और उस क्राउन का नाम किरीट है. वो किरीट जो होता है वो एक टाइप का क्राउन होता है. इमेज ऑफ दैट क्राउन, ये जो क्राउन का जो मैंने इमेज दिया है ये मौली क्राउन है,
और जब राम जी अपने राज्यभिषेक से, जो उनका पट अभिषेक हुआ है, जो बैठे हैं अपने सिंहासन पे, उसके फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको ये क्राउन दिया है और कहा जाता है कि ये ब्रह्मा ने अपने हाथ से खुद ही बनाई थी. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज and everything, and that sort of establishes कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है. So we move to the next part. The next part is location, location and location. जब भी हम एक सिटी की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट उसने खड़ी किसने की थी, उससे बनाया किससे गया था, हम बात करते हैं कि अयोध्या कहाँ है और वो है क्या. देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन पीपल हैव विद रिगार्ड्स टू अयोध्या. जनरली लोग पूछते हैं वो सिटी है, वो टाउन है, वो कंट्री है, वो एम्पायर है, वो है क्या अयोध्या. एंड ये सारे मैंने ऑप्शन सुने हैं लोगों से, इज इट अ सिटी, इज इट अ टाउन, इज इट अ कंट्री, इज इट एन एम्पायर. एंड द आंसर इज नन ऑफ द अबव. अयोध्या इज नीदर ऑफ दैट. Ayodhya is a district because a district has rural areas and villages in it. It has an urban city. It has a capital district or a Puri, and it may or may not have a capital district or a Puri. It's not always the case. But rural areas and villages जो होते हैं वो एक district में होते हैं, urban city होती है. पर अयोध्या की पुरी में अयोध्या का जो district है, जो अयोध्या का नगरी है, हिंदी में हम उसे नगरी कहते हैं, उसमें रूरल एरियाज भी हैं, अर्बन एरियाज भी हैं, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट भी है और पुरी. अब ये एग्जैक्ट लोकेशन है आज के जमाने में अयोध्या की, और ये एग्जैक्ट शेप है आज के जमाने में अयोध्या का. आप देख रहे हैं ऊपर से सरयू नदी जा रही है और ये है अयोध्या. द क्वेश्चन दैट कम्स इज, अब अयोध्या का तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो एक डिस्ट्रिक्ट है. वो वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने नगर बोला है. नगर इज कंसिडर्ड डिस्ट्रिक्ट. एंड व्हाई नगर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन दिस पोर्शन इज बिकॉज उनके जो वर्णन है उसमें फार्म्स भी हैं, और फार्म्स में एग्रीकल्चर भी हो रही है. ये भी कहा गया है, गांव भी है, शॉप्स भी हैं, सारी चीजें बोली गई हैं. आता है कोसल कहाँ है, कौशल कहाँ है, जो किंगडम है. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द नगर्स, एंड बाकी और भी नगर होंगे वहां पे, विच मे और विच ऑब्वियसली डू नॉट हैव द कैपिटल सिटी, बिकॉज कैपिटल सिटी एक ही जगह पे रहती है, वो ये अयोध्या में है. अब क्वेश्चन इज कोसल कहाँ है. तो कोसल के बारे में भी ये कहा गया है कि कोसल जो है वो एक बहुत ही फेमस देश है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जनपद है. जनपद इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इसमें लिखा है कोसलो नाम मुदितः स्वीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान. निविष्ट सरयू तीरे, इसका मतलब है वेल सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू. और लिखा है प्रभुत धन धान्यवान. प्रभुत धन धान्यवान का मतलब है जहां पे सिर्फ धन ही नहीं, धान्य भी है. एंड हिंदू धर्म में धन और धान्य दोनों को ही वेल्थ कहा गया है, और इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत धन है और बहुत धान्य है. इससे हमें ये पता चलता है कि उस कोसल में धन धान पूरा अच्छे से था. इट वाज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट सिटीज, वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल किंगडम्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. अब ये देखिएगा, ये एक मैंने मैप निकाला है पुराने जमाने का. ये भारत ड्यूरिंग रामायण टाइम्स है. एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी माय माउस और नॉट. इसमें एक वो ग्रीन स्पॉट अगर आपको दिख रहा है तो आप देखेंगे उसके ऊपर कोसल दिया हुआ है, और वहां पे जो नदी है और उसके नीचे लिखा है अयोध्या. तो सरयू नदी के दोनों तरफ थी अयोध्या, एंड इट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू मेनी अदर प्लेसेस. तो पुराने जमाने में क्या होता था कि और इसका वर्णन हमें चाणक्य नीति से भी मिलता है, अर्थशास्त्र में भी मिलता है, कि पहले जमाने में क्या करते थे लोग कि अपने किंगडम के चारों तरफ बड़े बड़े नगर बनाया करते थे. नगर इन द सेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड. तो वो नगर कैसे होते थे, वो पूरे फोर्टिफाइड टाउन्स होते थे. एंड वन किंगडम हैड एटलीस्ट 4 फोर्टिफाइड टाउन्स ऑन ऑल कॉर्नर्स. तो अयोध्या के साथ और भी उनके नगर हैं, जो कोसल के नगर हैं, और वो अलग अलग जगहों पे हैं. And they should be spread all around here. I do not have those details with me right now. So I'm just sharing the map so everybody can see कि exactly क्या है. If again I'll point it out, कोसल जो है वो दोनों साइड है सरयू नदी के. कोसल जो है वो और अयोध्या जो है वो नीचे की तरफ है सरयू नदी के.
And now we will discuss the plans and layout of Ayodhya, which is on the outside, which is the outside of Ayodhya. तो इसमें हम अयोध्या का वर्णन करेंगे कि उसका शेप क्या था. अब हमने लोकेशन डिसाइड कर लिया है, कोस्टल का भी लोकेशन हमें पता है. अब हम बात करेंगे कि अयोध्या की शेप क्या थी, वो कितना बड़ा था, एंड हर एक नगर जो होता है, it is how is it designed to protect itself from invading armies. तो हर एक लाइन होता है या हर एक ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और पहले जमाने में एक नगर को स्ट्रॉन्ग होल्ड ही कहा जाता था. स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है एक फोर्ट और अ फोर्ट्रेस. इन दिस केस इट वाज अ फोर्ट्रेस. एंड अब हम इनके बारे में वर्णन करेंगे, जो आउटसाइड जो शेप्स हैं. तो अयोध्या का वर्णन क्या है कि वो कितना बड़ा है एंड उसका शेप क्या है. आई एम जस्ट शेयरिंग कि दिखाने के लिए लोगों को कि ये दिल्ली का शेप है. दिस इज न्यू दिल्ली विच इज द कैपिटल, द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ भारत. और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दिल्ली का क्या शेप है, और विच इज pretty much like a round circular, no shape at all. And now we'll move on to Ayodhya. Full and prosperous city of Ayodhya extended for 12 yojan in length and 3 yojan in breadth. And ये बहुत clearly mentioned है कि ये 3 योजन चौड़ा था और 12 योजन लंबा था. तो जो 3 योजन वाला जो इसका पोर्शन है, इसके ऊपर से सरयू नदी निकला करती थी और वो नीचे की तरफ था. और इसका जो लोकेशन है, इसका एक महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि जो भी हमारे पुराने जमाने में जो शेप्स हुआ करते थे, यू नो किंगडम्स के, या यू नो जो भी बोलिएगा आप, नगर के, या जो भी थे, वो सब वास्तु के हिसाब से वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाते थे. और वास्तु में क्लियर डेफिनेशंस हैं. एंड स्पेसिफिकली अयोध्या नगरी का जो अयोध्या नगरी का जो शेप एंड जो डिजाइन है, इट इज बेस्ड ऑन मानसार शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र. तो उसमें जितने भी सिटीज वगैरह हुआ करते थे, वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे. एंड वो एक बहुत ही पर्टिकुलर पोर्शन को फॉलो किया करते थे. तो इसमें 3/12 ये इनका अयोध्या का पूरा पोर्शन था, और ये लंबाई में था. और ये कहा जाता था कि अगर उस नदी, उस सिटी के या उस नगर के, उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर से अगर रिवर जाती है जो ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है, तो ऐसा जो सिटी होता है वो पूरी दुनिया में ही फेमस होता है और उसके पास धन्य धान्य बहुत होता है. तो इसके कारण शायद ये इस शेप में बनाया गया होगा. नाउ आई गिव यू, एंड ये सिर्फ अयोध्या का नहीं था. पहले जमाने में हिंदुस्तान में और हिंदुओं के द्वारा सारे सिटीज और टाउन्स ऐसे ही बना करते थे, जो वास्तु को फॉलो करते थे. तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है धोलावीरा का शेप. ना धोलावीरा का अगर आप देखेंगे तो इसका नॉर्थ जो है वो नीचे की, मतलब नॉर्थ जो है पीछे की तरफ, ये थोड़ा उल्टा है इसमें. और इसमें जो देखिए नदी जो है वो दूसरी तरफ से जा रही है. अगर आप इसको उल्टा करिएगा तो इसके धोलावीरा के नॉर्थ में नदी जा रही है. And Dholavira is only used as an example to cite my point about the square and the rectangular shapes, and that they are all based on Vastu, and they all follow strict guidelines of what is being given by Mansar and other Vastu Shastra experts. And Dholavira itself is around 3,500 to 4,000 years BCE, which means it is more than 4,000 अगर है तो 6,000 साल पुराना है धोलावीरा. This is how ancient it is, and I'm just using it as an example कि आज हमारे पास धोलावीरा intact है, हमारे पास अयोध्या intact नहीं है, because it's always been lived in. तो हम धोलावीरा का एग्जाम्पल देख करके बता सकते हैं कि अयोध्या भी वैसा ही था. इट वॉज वेरी मच एग्जैक्टली इन द सेम शेप दैट वाल्मीकि सेज. एंड जस्ट ऑब्जर्व द सिमेट्री, इसमें भी पूरा सिमेट्रिकल है. अच्छा, अब योजन बोला गया है, तो योजन क्या होता है और योजन के क्या मेजरमेंट्स हैं. तो एक योजन जो होता है वो 9 माइल लंबा होता है. 1 योजन इज इक्वल टू 9 माइल्स. योजन हम संस्कृत, हिंदी भाषाओं में यूज करते हैं, और माइल्स जो है वो वेस्टर्न उसमें यूज किया जाता है. सो दिस इज अ कंपैरिजन बिकॉज टुडे वी यूज मोर माइल्स एंड किलोमीटर्स.
एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गिवन कि देखिए लेंथ जो है वो 12x9 है विच इज 108 एंड विड्थ जो है उसकी अराउंड 27 माइल्स है एंड द टोटल कवर्ड एरिया इज 108 बाय इंटू 27 which is around 4,692 square kilometers. So it was a really, really large stronghold or a really large establishment. And आज की दुनिया में अगर हम वो establishment देखेंगे और if we try and figure out which is the city which is the nagar that matches that length, then we have the example of Philadelphia. So somewhere between the sizes of Atlanta and Philadelphia, or more likely closer to the size of Philadelphia today. So if you see Philadelphia 4661, that's the area in square kilometers. So it was as big as Philadelphia. And these I've just taken to keep into comparison the past, the present and future, because generally अगर मैं सिर्फ past का वर्णन करने लगूंगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा. And most of us know of Philadelphia. It's very easily Googleable. So I would suggest कि आप लोग उसका साइज देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, ऑनलाइन खुद भी सर्च कर लीजिए कि कितना बड़ा था अयोध्या. एंड आज के जमाने में सिर्फ फिलाडेल्फिया उसके साइज आएगा. एंड फिलाडेल्फिया इज द 5th largest city in the world today. So next we come to how was Ayodhya designed to protect itself from invading armies. तो इसके लिए भी बड़ा अच्छा वर्णन दिया है वाल्मीकि ने. और इसका इसलिए एम्फेसिस है बिकॉज दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड उस जमाने में हुआ क्या करता था और उसकी क्या जरूरत थी. तो उस जमाने में क्या होता था कि लोग कम थे और जंगल, पेड़, एनिमल्स, ये सब चीजें ज्यादा हुआ करती थी. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी नगर या स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाए जाते थे वो उनको पूरा एक एनक्लोजर में रखा जाता था. एंड दूसरी आर्मीज ना इनको अटैक करके डिस्ट्रॉय करती थी. तो उस समय दिस वुड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एंड दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पार्ट ऑफ डिजाइन ऑफ एंशिएंट नगर्स और एंशिएंट सिटीज. एंड आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में ये केस नहीं है. आज जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो सिर्फ बॉर्डर्स पे चले गए हैं. बॉर्डर्स का मेरा ये मतलब है कि जो दूसरी कंट्री के बॉर्डर पे हैं. टुडे वी डोंट हैव देम इन आवर नगर्स, वी हैव देम ओनली इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस टुडे एंड दैट इज व्हाई वी डोंट फाइंड व्हाट वाल्मीकि इज डिस्क्राइबिंग एनीमोर दीस डेज. तो वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या के लिए क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. तो वो कहते हैं एक परिखा है और एक मेखला है. तो परिखा क्या होती है, मैं आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू ऑल. तो परिखा क्या होती है और मेखला क्या होती है, और उनके भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए. कहते हैं दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गाम अन्ये दुरासदम. और मेखला के बारे में कहते हैं महतीम साल मेखलाम. दुर्ग गंभीर परिखाम, तो एक गंभीर का मतलब होता है बहुत डीप, बहुत बड़ी. और दुर्गम का मतलब होता है जिसे आप क्रॉस नहीं कर सकते, जिसे आप स्विम नहीं कर सकते. और बहुत लोगों के लिए जो विच इज वेरी अनएक्सेसिबल. और परिखा होती है, परिखा को इंग्लिश में मोट कहा जाता है और मेखला को इंग्लिश में गर्डल कहा जाता करते हैं. ये एक एग्जाम्पल है. अभी हमने डिस्कस किया था अयोध्या का साइज क्या है, और अयोध्या के जो परिखा है वो एक मोट होता है. और पहले जमाने में एक मोट बनाई जाती थी जो भी फोर्ट्रेस या स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसके चारों तरफ. और अयोध्या का एक एडेड फीचर है कि मोट तो है ही, साथ में एक साल का जंगल भी बना रखा है उन्होंने जो अप्रोक्सीमेटली 2 योजन चौड़ा है. तो आप ये सोच सकते हैं कि 3 योजन की चौड़ाई है अयोध्या की, उसके बाद एक मोट आता है और 2 योजन की जंगल है. सो यू कैन इमेजिन what a fantastic place this might have been. And by the way, this is totally in accordance to कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बताया गया है, जो वास्तु में बोला गया है. तो उसमें एक वन दुर्ग होता है या उसमें तरह तरह के दुर्ग होते हैं. तो एक ये जो आई डोंट थिंक वहां पे जंगल था नेचुरल, जो मे बी दिस वाज क्रिएटेड.
तो ये जंगल में बनाया गया है। और जो सिटी है अयोध्या की, जो नगर है अयोध्या का, इंक्लूडिंग द नगर, द सिटीज इनसाइड अयोध्या, जो नगर है वो जो है वो एक समतल भूमि पे बनाया गया है। इट मे नॉट हैव बीन फ्लैट लैंड, बट इट इज सेड दैट दैट दशरथ हैड मेड इट फ्लैट। अब ये एंशिएंट टाइम्स में ये मोट हुआ करता था, एंड आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन अ पिक्चर ऑफ अंकोर वट. दिस इज द मोट ऑफ अंकोर वट. So you can see how large this moat is, and ये Angkor Wat today is the biggest temple in the temple complex in the world. और आप देख सकते हैं इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ ये कैसे पानी से घिरी हुई है, इसे मोट कहते हैं, जिसे डिस्क्राइब किया है वाल्मीकि जी ने। और अयोध्या भी इसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनी हुई है। दिस इज अगेन वेरी वास्तु कंप्लायंट, स्पेशली मानसार ने जो लिखा था वास्तु शास्त्र अपना, उसमें है ये। सो अभी हमने एक टाइप का मोट देखा है, वो अंकोर वट का मोट है। बट अगर हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वो कहते हैं एक मोट जो होता है एक काफी नहीं है, 3 मोट बनाओ। तो वो अर्थशास्त्र में 3 मोट्स हैं। तो एक हम 3 मोट्स का भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसे परिखा कहते हैं। ये देखिए, दिस इज अ ट्रिपल मोट ऑफ फोर्ट बूथरांग इन नीदरलैंड। ये इंडिया का नहीं है, बाहर है। सो this sort of a culture of making moats, this sort of a culture of having a moat was used all over the world in ancient times to protect the fortress, the forts. This was done to protect it from invading armies and all sorts of wild animals invading armies, जो भी खतरा हो सकता था। तो आप इसमें देखेंगे तो ये ट्रिपल मोट है। और ये ट्रिपल मोट जो है ये अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि people should construct, the kings should construct triple moats to protect their kingdoms. ये एक मेखला की फोटो है, महतीम साल मेखलाम। ये जो कमर में आप देख रहे हैं इन लेडीज के, इन्होंने मेखला पहनी हुई है, इसे मेखला कहते हैं। आज के दिन में हम इसे करधनी कहेंगे। और ये जनरली मेटल में बना होता है और ये औरतें अपनी कमर में पहनती हैं टू wrap the साड़ी is inside it. And why I'm showing this is because this is how वाल्मीकि describes, वाल्मीकि का यही वर्णन है कि जो साल का जो मेखला है, साल जो होता है वो एक प्रकार का पेड़ होता है। और ये जो मेखला जो ये इन्होंने पहनी हुई है, ये इसीलिए उन्होंने दिया है क्योंकि नगर इज टेकन एज अ फेमिनिन। और उन्होंने अपने वर्णन में ये अयोध्या का भी वर्णन औरत के फॉर्म में किया है, और लंका जो है उसको भी एक औरत के फॉर्म में किया है। और जो उसकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, द मोट एंड द साल मेखला विच इज द ट्री, which is the cover of trees, उसको एक औरत के फॉर्म में और औरत की ज्वेलरी में दोनों को डिस्क्राइब किया है। तो ये इसे मेखला कहते हैं, जो ये लेडीज अपने कमर में पहना है उन्होंने इसे मेखला कहा है, इसे मेखला कहते हैं, महतीम साल मेखलाम। सो ये एक पिक्चर है जो मेखला के पेड़ों की है, मतलब पेड़ों की मेखला की है। ये इसमें भी साल के पेड़ हैं। सो यू कैन सी दिस इज अ जंगल, and this is a jungle of sal trees which is now encircling the moat of Ayodhya and Ayodhya Nagari itself. तो ये सारे images आपके साथ इसीलिए share किए गए हैं, so that you can get a very sort of you can imagine it in your own mind. और ये एक साल के पेड़ का पत्ता है। अब those who don't know, sal tree is very commonly found in India, and ये साल ट्री के जो पेड़ है, इसकी जो वुड है, इससे हम अपने घर, इससे जो इसे हम, इसकी लकड़ी को हम अपने घरों में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को प्लेट्स एंड कटोरी बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रेजिन होता है वो बोट्स एंड अदर चीजों के लिए यूज होता है। इसके फल जानवर खाते हैं। इसके जो सीड्स एंड ऑयल्स हैं वो उसका भी इस्तेमाल होता है कुकिंग में। एंड दिस ट्री इज क्वाइट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके जंगल आज कहा जाता है कि साल के नाम से ही शाला शब्द निकला है। इसे शाल भी कहते हैं, शाला। तो जैसे हम पाठशाला बोलते हैं, या जो भी शाला जो कमरे को कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है कि ये इसी पेड़ के नाम से आया है, ये शब्द आया है, क्योंकि पहले जमाने में इसी लकड़ी के इस्तेमाल से सारे कमरे और घर बना करते थे।